हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, क्या आपका भी मल्टी बैगर वर्ड सुन के कान खड़े हो जाते हैं? क्या आपको भी ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है और आप भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे मल्टी बैगर्स आप एक्यूमुलेट कर पाएं, या फिर ऐसे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर पाएं जो कि बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स हैं, रॉक सॉलिड बिजनेस है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे हैं और ये स्टॉक्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे और चांसेस आर वेरी हाई कि ये स्टॉक्स बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। आज चाहे वो उतनी बड़ी ना हो, आज चाहे वो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी हो, लेकिन फ्यूचर में वो लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, रादर फ्यूचर में वो मेगा कैप कंपनी बन सकती है। दोस्तों, इन्हीं को तो मल्टीबैगर्स कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 8 पैरामीटर्स। अगर आप अपनी कंपनीज में इन 8 पैरामीटर्स को चेक कर लेंगे और अगर वो पैरामीटर अच्छे होंगे जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, अगर वो सारे के सारे पैरामीटर पे आप टिक लगा देंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारी लिस्ट में से जो भी स्टॉक निकलेगा, इट शुड नॉट बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। आई एम ओनली शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पर्पसेस सो दैट आप अपने लिए ऐसी कंपनीज ढूंढ पाए जो आपको फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर पाए। और यहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मैं आपको कोई सपने नहीं दिखाना चाहता हूं, ऐसा रिटर्न जो इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली और एक डिसेंट मार्जिन से बीट कर पाए, उसे हम यहां पर अच्छा रिटर्न बोलते हैं। इंडिया की इन्फ्लेशन इज अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% के आसपास। अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपके स्टॉक्स 12, 13, 15%, 20% के आसपास ऑन एन एवरेज हर साल जनरेट करते रहेंगे तो ये आपके लिए मल्टी बैगर डेफिनेटली साबित होने वाला है। आपको अपना पैसा कहीं और किसी और एसेट क्लास में पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अच्छे एसेट्स अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा और आप यहां पर डायरेक्ट इक्विटी से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्टिसिपेंट बन पाएंगे। आप यहां पर इंडिया के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या है वो पैरामीटर और कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करके आप अपने लिए अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मल्टी बैगर वर्ड सुन के यू शुड नॉट बी गेटिंग कैरिड अवे। मल्टी बैगर इज अ नॉर्मल टर्म जो सिर्फ आपको यह बताती है कि एक स्टॉक जो छोटे पीरियड में मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दे, फॉर एग्जांपल 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दे, इसे ही हम मल्टी बैगर कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम अपने लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स का मतलब ये भी होता है कि जब मार्केट गिरेगी तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मार्केट बढ़ेगी तो इनको फायदा ज्यादा होगा, इनका मैनेजमेंट ईमानदार है, इनका बिजनेस चल रहा है और ये अच्छे तरीके से बिजनेस को समझते हैं और धीरे धीरे करते करते ये इन्फ्लेशन को डिसेंट मार्जिन से बीट कर पाएंगे। ये है हमारी मल्टी बैगर की डेफिनेशन और इवेंचुअली आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए, यही इन स्टॉक्स का बेसिक पर्पस रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम यहां पर चलते हैं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। आप भी मेरे साथ धन का स्कैनेक्स कंसोल ओपन कर लीजिए। यहां पर हम देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं और ऐसा करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हम धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। तो दोस्तों, ये मैंने धन का स्कैनिंग कंसोल ओपन कर लिया है। यहां पर मैं जाता हूं, क्रिएट पे क्लिक करता हूं और अब मैं यहां पर ढूंढूंगा ऐसी कंपनी जो मेरे लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो क्या है वो पैरामीटर? दोस्तों, पहला पैरामीटर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मेरे लिए है वो ये है, मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हो। ये होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट नहीं कर रही होगी, मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि एक्चुअल पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस मेरा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो यही है ना कि मैं यहां से रिटर्न जनरेट कर पाऊं। तो शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न का पैरामीटर होता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। ये न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। तो शेयर होल्डर के लिए, कॉमन शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न, कितना नेट प्रॉफिट बचा साल के एंड के अंदर, ये जो हम शेयर होल्डर को मिलता है, चाहे डिविडेंड की फॉर्म में मिले या फिर री इन्वेस्ट हो जाए, उससे में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेट प्रॉफिट तो आया ना हमारे लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कम से कम हर साल 15% का तो रिटर्न जनरेट करे। क्यों? क्योंकि मेरी एफडी कम से कम 6-7% रिटर्न जनरेट कर रही है और अगर मेरा शेयर 15% रिटर्न जनरेट नहीं करेगा तो क्या फायदा। इसीलिए मुझे यहां पर 15% का रिटर्न तो चाहिए। अब यहां पर मैं पहली कंडीशन ऐड कर देता हूं। यहां पर मैंने ऐड किया रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मैंने क्लिक किया और रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे चाहिए 15% का। आप नोटिस करेंगे 2500 में से 1600 कंपनीज बाहर हो जाती हैं। इमेजिन, सिर्फ 900 कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव रिटर्न जनरेट भी कर पा रही हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं है, सोचिए इन कंपनीज की डिमांड कितनी ज्यादा होगी। अब अगर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो इनका प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप कोई चीज को महंगे रेट पे ही परचेज करेंगे तो ये आपके लिए मल्टी बैगर कैसे बन पाएगा? अगर आपने किसी शेयर को ऑलरेडी 2 गुना के रेट पे ले लिया
तो वो मल्टीबैगर कैसे बन पाएगा? इसीलिए इस शेयर का सस्ता होना बहुत जरूरी है, और सस्ते होने के लिए मैं दो पैरामीटर यहां पर यूज करने वाला हूं। पहला है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और दूसरा है प्राइस टू बुक मल्टीपल। और यहां पर मैं इंटरेस्टिंग तरीके से इस पैरामीटर को यूज करने वाला हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैंने टाइप किया पीई रेशो और पीबी रेशो, इन दोनों को मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं यहां पर कोई नंबर नहीं डाल रहा, मैं चलूंगा इनके एडवांस पैरामीटर में यहां पर, और मैंने बोला कि मेरी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल शुड बी लेस देन इक्वल टू इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। मतलब जितनी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, मेरी कंपनी अच्छे आरओई होने के बावजूद सस्ती मिल रही हो, तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लेस देन इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, और प्राइस टू बुक मल्टीपल लेस देन इक्वल टू इंडस्ट्री प्राइस टू बुक रेशो। तो प्राइस टू बुक मल्टीपल लेस देन इक्वल टू इंडस्ट्री प्राइस टू बुक मल्टीपल, एंड प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल लेस देन इक्वल टू इंडस्ट्री प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल। ऐसा करके मेरे पास 300 से भी कम कंपनीज बचती हैं। इमेजिन 2500 से ज्यादा कंपनीज हमने स्टार्ट करी थी, सिर्फ 3 पैरामीटर्स डाले हैं, हमारे पास 300 से भी कम कंपनीज बची हैं। अब दोस्तों एक कंडीशन जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी के लिए भी ग्रो करना बहुत आसान है। मैं जब आपको बोलूं कि आप घर परचेज कर लीजिए, आपके पास दो तरीके हैं, पहला अपने पैसे से कर लीजिए, दूसरा उधार से कर लीजिए। अपने पैसे से करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, उधार से करेंगे तो इमीडिएटली कर लेंगे। दोस्तों उधार के थ्रू ग्रो करना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी भी इकोनॉमिक साइकिल डाउनटर्न लेती है, सबसे ज्यादा डेट में रिडन जो कंपनीज होती है वो पहले अपने बुक्स को फोल्ड कर देती हैं, पहले अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लेती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इनको आता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में हाई डेट वाली कंपनीज ना आए। और अगला पैरामीटर मल्टी बैगर ढूंढने के लिए मैं जहां पर डाल रहा हूं वो है डेट टू इक्विटी रेशो, और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी बिटवीन 0 to 0.5। मेरी कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके मेरे पास सिर्फ 174 कंपनीज बची हैं। मुझे जीरो डेट भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हाई डेट भी नहीं चाहिए। 174 कंपनीज बचती है मेरे पास जिनका डेट टू इक्विटी रेशो मैनेजेबल है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो, ऑल्दो आरओई तो जनरेट कर पा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लो मार्जिन बिजनेस में है, क्योंकि इकोनॉमी का डाउनटर्न लेते ही सबसे पहली कंपनी जो डूबेगी वो होगी जिसका मार्जिन बड़ा थिन होगा। सोचिए, एक कंपनी है जिसका 20% का मार्जिन है अपने प्रोडक्ट्स पे, और एक कंपनी है जिसका आधे % का मार्जिन है। जैसे ही एक नया कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में ऐड हो गया या फिर मार्केट में रिसेशन आ गया, दोनों को अपनी प्राइसिंग को कम करना पड़ेगा। लेकिन पहली कंपनी के पास 20% का मार्जिन ऑलरेडी था, वो 15 पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी आधे % मार्जिन पे थी वो कहां जाएगी? इसके लिए डाउनटर्न बहुत फास्ट आएगा, जबकि ये बहुत ही स्टेबल रहेगी। इसीलिए मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन शुड एटलीस्ट बी मोर देन 10%, कम से कम अपने सेल पे 10% का तो मार्जिन वो कमा रही हो। ऐसी आ जाती है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 131 कंपनीज। अब दोस्तों ओवर वैल्यूएशन का एक और पैरामीटर जो मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड ना हो। तो अगर वो एक साल में 100 रुपए की सेल कर रही है तो उसकी मार्केट कैप कितनी है? अगर उसकी मार्केट कैप, अगर उसकी करंट वैल्यूएशन उसके सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टॉक हाईली ओवरवैल्यूड है। ऐसी कंपनीज को मैं यहां पर अवॉइड करूंगा। इसीलिए मैं यहां पर एक पैरामीटर और डाल रहा हूं, विच इज मार्केट कैप टू सेल्स रेशो। ये उसी क्राइटेरिया का पैरामीटर है जैसे हमने डाला था प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, ऐसे ही मार्केट कैप टू सेल्स रेशो, बट इसको हम इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं कि मेरी कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स रेशो शुड बी लेस देन 5। ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड शेयर ना हो। ऐसा करके मेरे पास 107 कंपनीज बचती हैं। अब मुझे सिर्फ दो पैरामीटर्स और चाहिए। एक पैरामीटर जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है, कंपनी ने, अभी हमने देखा, कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन कमा रही है, मतलब प्रॉफिटेबल है। कंपनी का आरओई पॉजिटिव है, अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इसकी अर्निंग हर साल बढ़ भी रही है? वो मल्टी बैगर ही किस काम का जिसकी अर्निंग ना बढ़ रही हो? इसीलिए हम इस चीज को जरूर चेक करेंगे कि क्या पिछले 4-5 साल के अंदर इसकी अर्निंग ने ग्रोथ शो करी है या नहीं करी है। और ये आई वुड से इज वन ऑफ द गेम चेंजिंग पैरामीटर्स ऑफ दिस एंटायर लिस्ट। और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं एक पैरामीटर विच इज ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज। मैं चाहता हूं कि पिछले 5 साल में मेरी कंपनी का ईपीएस कम से कम 10% से हर साल बढ़ा हो। और ऐसी आ जाती हैं 63 कंपनीज। इनमें से लास्ट पैरामीटर जो मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं वो है एक ऐसा पैरामीटर जो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताएगा, वो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं।
जो मुझे वैल्यूएशन नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। ये मुझे बताएगा कि मेरी कंपनी कितनी सस्टेनेबल है। एक पैरामीटर होता है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब एक कंपनी के पास अगर 100 रुपए की लायबिलिटी है जो उसको इस साल पे करनी है, इसके पास ब्रॉडली अकाउंट में कितना कैश रखा हुआ है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या फिर ऑलमोस्ट कैश की फॉर्म में हो, इन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की करंट रेशो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी शुड बी मोर देन 2। मतलब इस कंपनी के पास अपने लायबिलिटी के कंपैरिजन में, करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में एक डिसेंट नंबर ऑफ एसेट्स होने चाहिए। ऐसा करके मेरे पास 39 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों ये कंपनीज को आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इनमें से जिसका बिजनेस आपको समझ में आएगा, आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस को सही से नहीं समझेंगे तो आपके लिए कंपनी को कन्विंसिंगली होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, इनमें से मैं किसी एक कंपनी को पिक कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पर आप नोटिस कीजिए देयर इज अ न्यू सेगमेंट ऑन स्कैनएक्स, जहां पर आप कंपनी की सारी फाइलिंग्स चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जनवरी में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल, ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगेन, अक्टूबर में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें कंपनी रिलीज करती है और स्कैनएक्स पे आप ये सारी चीजों को डाउनलोड करके तसल्ली से पढ़ सकते हैं और इनमें से जिस कंपनी से आप कन्विंस्ड हो उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Any of these companies should not be seen as a trading or investment recommendation। मेरे पास इनकी होल्डिंग्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। आपको इस लिस्ट को इस तरीके से देखना चाहिए कि ये लिस्ट में जितनी कंपनीज आई हैं ये फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब आप इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पढ़िए, इनके एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिए और जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी चेकलिस्ट और मैं इस पूरे स्क्रीनर को यहां पर मल्टी बैगर चेकलिस्ट के नाम से सेव कर देता हूं। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में मल्टी बैगर चेकलिस्ट स्कैनर लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ इसका स्कैनर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट के सारे पैरामीटर समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.